अस्सलाम वालेकुम लिसनर, वेलकम टू माय चैनल खौफनाक एंड फिक्शन नॉवल बाय नादिया। आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको फ़ौरन मिल सके। आइए शुरू करते हैं। कहीं तुम नशा वशा तो नहीं करने लग गए हो? साइमा ने कहा। क्या हुआ आपी? मुझे तो कुछ नहीं हुआ। हम तुम्हारी हालत देखकर परेशान हो रहे हैं। अब तुम 4-4 बजे सोकर उठने लगे हो। अपनी शक्ल देखो, अपने कपड़े देखो, तुम ऐसे तो न थे। साइमा ने शिकवा भरी नज़रों से उसे देखते हुए कहा। आबिर के चेहरे पर फीकी सी मुस्कुराहट उभरी। अभी वो कोई जवाब देने वाला था कि नाज़नीन बोल पड़ी। आबिर, खुद को संभालो, हम सब परेशान हैं। तुम्हारे अब्बू सख्त गुस्से में हैं। अल्लाह ने तुम्हें नई ज़िंदगी दी है, तुम फिर न जाने किस चक्कर में पड़ गए हो। अम्मी, मैं मर जाता तो अच्छा होता। आपकी जान छूट जाती और मैं भी सुकून पा जाता। आबिर के लहजे में यकलक तलखी दर आई। वो नाश्ता छोड़कर उठ गया और गुस्से में बाहर निकल गया। साइमा और नाजनीन एक दूसरे का मुंह देखती रह गईं। ये इसे क्या हुआ? आबिर घर से निकलकर सीधा वकार के पास पहुंचा। वकार कहीं जाने की तैयारी में था। आबिर को देखकर उसने अपना इरादा मुलतवी कर दिया और इसे लेकर ड्राइंग रूम में आ बैठा। कहाँ से आ रहा है? वकार ने उसके हुलिये पर नजर डालकर कहा। घर से, आबिर ने सपाट लहजे में जवाब दिया। डांट खाकर निकला है? वकार ने पूछा। यार, अम्मी और आपी मेरे पीछे लग गईं तो मुझे नाश्ता छोड़कर निकलना पड़ा, आबिर ने बताया। हुआ क्या आखिर? वकार ने पूछा। छोड़ इन बातों को, मैं इस वक्त तेरे पास एक खास काम से आया हूँ। आबिर के लहजे में परेशानी थी। हाँ बोलो, वकार ने उसकी आंखों में झांका। क्या परेशानी है? क्या डॉक्टर नौशाद के घर का एड्रेस मिल सकता है? आबिर ने गैर मुतवक्के बात की। खैरियत, कोई बीमारी लाहक हो गई क्या तुझे? वकार ने मजाक किया। यार, मैं मलका से मिलना चाहता हूँ, वो बड़ी गंभीरता से बोला। तुम मिले नहीं अभी तक? तुम तो कह रहे थे कि मलका ने तुम्हें घर आने की दावत दी है, वकार ने सवाल किया। यार, इन लोगों का रवैया कुछ समझ में नहीं आ रहा, आबिर बोला। क्या कह रहे हैं? कुछ बताओ तो सही, वकार संजीदा हुआ। जवाब में आबिर ने हर बात तफसील से वकार के गोश गुजार कर दी। वकार सारी बात सुनकर बोला। मुझे तो यार ये फैमिली फ्रॉड लग रही है। ज़रा अब्बू से इनके बारे में पूछो, आबिर बोला। मैं इनसे पूछ चुका हूँ, अब बार बार पूछूंगा तो वो मशकूक हो जाएंगे। पूछेंगे मुझे डॉक्टर नौशाद से क्या काम पड़ गया है। अब क्या तू मुझे मरवाएगा क्या? वकार ने हंसकर कहा। अच्छा चल छोड़, आबिर मायूस होकर उठा। वकार कहता रह गया, बैठ तो सही, बैठ तो सही, लेकिन वो रुका नहीं। मायूसी जब हद से बढ़ी तो एक रात उम्मीद की किरण चमकी। वो मलका की याद में खोया हुआ था और मोबाइल उसके हाथ में दबा हुआ था। वो कई बार मिस कॉल दे चुका था, लेकिन शाइस्ता की तरफ से जवाब नहीं मिल रहा था। अचानक मोबाइल फ़ोन में लर्जिश हुई। उसने फ़ौरन रोशन स्क्रीन की तरफ देखा। शाइस्ता का नाम देखकर उसका दिल खिल उठा। हेलो, उसने बड़े शीरीं लहजे में कहा। खुदा का शुक्र है शाइस्ता, आपका फ़ोन तो आया, मैं तो मिस कॉल दे देकर थक गया था। जवाब में इधर से जो आवाज़ सुनाई दी उसे सुनकर आबिर की सिट्टी गुम हो गई। उसने घबराकर घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 12 बज रहे थे। मैं डॉक्टर नौशाद बोल रहा हूँ, ड्रामाई अंदाज में कहा गया। डॉक्टर नौशाद की आवाज़ खासी रौबदार थी। आबिर ने फ़ोन पर पहली बार सुनी थी, इसलिए खासा परेशान कर गई थी उसको। अंकल, आप कैसे हैं? आबिर ने अपना लहजा मजबूत करने की पूरी कोशिश की। भाई, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर गया हुआ था, आज ही वापस आया हूँ। बस यूँ समझो कि अभी आया हूँ। घर आकर सबसे पहले मैंने तुम्हारे बारे में पूछा। भाई, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, इन लोगों ने तुम्हें अभी तक खाने पर भी नहीं बुलाया। अब तुम ऐसा करो कि कल रात का खाना मेरे साथ खाओ। मैं तुम्हें घर का एड्रेस समझा देता हूँ, बल्कि मैसेज भी कर दूंगा। डॉक्टर नौशाद ने आबिर को बोलने का मौका दिए बगैर घर का एड्रेस समझाया और आखिर में कहा, अच्छा आबिर साहब, कल रात मुलाकात होगी, मैं हाजिर हो जाऊंगा। जी जी, मैं हाजिर हो जाऊंगा, आपका बहुत शुक्रिया, आबिर ने ममनून लहजे में कहा। इधर से कोई जवाब न आया। लाइन कब की कट चुकी थी। आबिर ने मोबाइल की ऑफ होती स्क्रीन को देखा, मुस्कुराया और सोचा, ये डॉक्टर नौशाद आखिर क्या चीज़ है। शाम को जब खुशबू में बसा आबिर घर से निकलने लगा तो नाजरीन का माथा ठिनका। आज तो उसका अंदाज ही निराला था। नहायत साफ सुथरे इस्त्री शुदा कपड़े, ताज़ा बनी हुई शक्ल पर 12 बजने के बजाय प्राइम टाइम। ये वो आबिर ही न था। इससे कबल के नाजरीन इससे कुछ पूछती, वो मुस्कुराता हुआ इनके पास आया और बोला, अम्मी, मैं एक दोस्त के घर जा रहा हूँ, वहीं खाना खाऊंगा। हो सकता है वापसी में रात 1 बज जाए। जाओ, लेकिन जल्दी आने की कोशिश करना, नाजरीन ने कहा। जी अच्छा, आबिर नहायत फर्माबरदारी से बोला और घर से निकल गया। रात गहरी और अंधेरी थी। दूर गली में कहीं कुत्ते भौंक रहे थे। किसी घर की दीवार पर बैठी बिल्लियां रो रही थीं। माई पंखी अपने उजाड़ घर के सहन में टहल रही थी। सहन में मुकम्मल तारीकी थी, लेकिन माई पंखी
बड़े इत्मीनान से यहाँ से वहाँ तक टहल रही थी, जैसे सहन खूब रोशन हो। रात का 1 बजा था। माई पंखी की टहलने के अमल से जाहिर होता था कि इसे किसी का इंतजार है। अंजू, माई पंखी ने काले मुंह की सफ़ेद बिल्ली को आवाज़ लगाई। बिल्ली सहन में पड़ी खुरी चारपाई पर लेटी हुई थी। माई पंखी की आवाज़ लगाती हुई इस तरह चौंक कर उठी जैसे इसकी आवाज़ की मुंतजिर हो। इसने चारपाई पर खड़े होकर एक भरपूर अंगड़ाई ली और कूदकर माई पंखी के पास पहुंचकर इसके कदमों से लिपट गई। ओ कर्मोजली, क्या मुझे गिराएगी? माई पंखी ने सफ़ेद बिल्ली को डांटा। जवाब में बिल्ली इसके साथ साथ चलने लगी। माई पंखी बोली, अंजू तू ऊपर छत पे चली जा, इस वक्त तक नीचे मत आना जब तक मैं तुझे आवाज़ न दूं। बिल्ली ने फौरन इसकी हिदायत पर अमल किया। पहले वो चारपाई पर चढ़ी, वहां से दीवार पर छलांग लगाई और दौड़ती हुई दीवार से नीचे छत पर उतर गई। बिल्ली के जाते ही किसी ने दरवाज़ा बचाया। अच्छा, आती हूँ। माई पंखी ने दरवाजे पर पहुंचकर पैर से पत्थर को सिरकाया। पत्थर के सिरकते ही किवाड़ खोलकर एक शख्स अंदर आया। उसने माई पंखी का सूखा हाथ पकड़कर चूमा, फिर आंखों से लगाया और बोला, रानी जी, मुझे देर तो नहीं हुई? तू पहला है, माई पंखी ने कहा। अभी कोई नहीं आया, मैं पहला हूँ, फिर तो मैं वक्त पर पहुंच गया, इस शख्स ने इत्मीनान भरे लहजे में कहा। टोपी ड्रामे, तेरा नाम क्या है? माई पंखी ने खुश्क लहजे में पूछा। मेरा नाम शत्तू हलवाई है रानी जी, आप मेरा नाम भी भूल गई। शत्तू हलवाई ने परेशान होकर कहा। तू लड्डू बेचता बेचता इधर आ निकला? माई पंखी ने इसके एहतिजाज पर कोई तवज्जो न दी। रानी जी, मुझे बड़ा शौक है ये काम सीखने का, शत्तू हलवाई बोला। अच्छा चल, झाड़ू लगा, माई पंखी ने कहा। ठीक है रानी जी, जो हुक्म आपका, पर झाड़ू किधर है? शन्नू हलवाई ने अंधेरे में इधर उधर देखते हुए कहा। अंधे उधर उधर देख कोने में, माई पंखी ने डांटा तो इसकी आंखें खुल गईं। कोने में खड़ी झाड़ू इसे साफ नजर आने लगी। तेजी से आगे बढ़कर उसने झाड़ू उठाई और जल्दी से सहन में झाड़ू लगाने लगा। तारीख रात, सहन में घूर अंधेरा और इसमें दी जाने वाली झाड़ू की किसकिस। अजीब फजा थी इस वक्त घर की। अभी झाड़ू दी ही जा रही थी कि एक और शख्स घर के खुले दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ। एक नारा मस्ताना लगाया, रानी जी की जय। ओ गुरुमल, चल छड़काओ कर जल्दी से। माई पंखी ने इसे देखते हुए हुक्म सादे कर दिया। गुरुमल तेज तेज चलता माई पंखी के पास पहुंचा, इसके पाँव छुए। गुरुमल तेज तेज चलता हुआ माई पंखी की तरफ बढ़ा, इसके पाँव छुए और फिर नलके की तरफ बढ़ गया। इसने पूरा नलका खोलकर बाल्टी में पानी भरा। इतनी देर में शत्तू हलवाई ने अपनी झाड़ू मुकम्मल करी। इसने झाड़ू जहाँ से उठाई थी वहाँ रखी और चारपाई के एक पाए के साथ बैठ गया। गुरुमल ने अभी डोंगे से सहन में छिड़काव शुरू किया ही था कि सहन में छन छन की आवाज़ आई। रिंकल आ गई, माई पंखी ने दरवाजे की तरफ देखते हुए कहा। रिंकल पाँव में बंधे घुंघरू छनकाती हुई अंदर आई। वो काले कपड़ों में मलबूस थी। सहन में अंधेरा होने के बावजूद वो इत्मीनान से चलती हुई माई पंखी के पास पहुंची। उसने माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाया और खामोशी से चरपाई की पायती बैठ गई। रिंकल के आते ही गुरुमल ने छिड़काव रोक दिया था। इसकी चरपाई पर बैठते ही फिर से अपना काम शुरू कर दिया। पूरा सहन गीला करने के बाद गुरुमल और शत्तू हलवाई बराबर बराबर ईंटों के फर्श पर बैठ गए। उन्होंने ज़मीन के गीला होने की भी परवाह न की। रिंकल, माई पंखी मुखातिब हुई तो रिंकल ने इसकी तरफ आंखें उठाई, बोली कुछ नहीं। जा रसोई में जाकर जल मसान देख ले, मैंने चढ़ा तो दिया था, माई पंखी ने हिदायत दी। रिंकल एक लफ्ज़ बोले बगैर बर्ची खाने की तरफ बढ़ गई। चूल्हे पर मिट्टी की हांडी चढ़ी थी, आग रोशन थी। लकड़ियों से निकलने वाले शोले हंडिया को ऊपर तक अपनी लपेट में लिए हुए थे। रिंकल ने लकड़ियां बाहर खींचकर आग को काबू में किया। कपड़े से पकड़कर हंडिया पर रखे ढक्कन को उठाया। ढक्कन को उठाते ही बदबू का शदीद भभका बरामद हुआ। रिंकल ने गहरी सांस लेकर इसे खुशबू की तरह अपने अंदर उतारा और वहीं से बोली, रानी जी, जल पक गया, फिर आग बुझा दे। माई पंखी ने जवाब दिया और मुड़कर गुरुमल को देखा और उसे मुखातिब हुई, गुरु, वो तेरी लगी सगी नहीं आई? रानी जी सुरीली की बात कर रही हैं? गुरुमल ने बड़े इत्मीनान से पूछा। हाँ, माई पंखी ने जवाब दिया। वो मेरी लगी सगी कब है? बुतेरा कोशिश करता हूँ पर वो तो घास ही नहीं डालती। गुरुमल के लहजे में बड़ी हसरत थी। रानी जी, आप कुछ कर दें ना। गुरु, वो बहुत हाई पावर की औरत है, वो तेरे बस की नहीं, माई पंखी ने हंसकर कहा। इससे कबल के गुरु कोई जवाब देता, सुरीली अंदर दाखिल हो गई। सुरीली का असल नाम अजरा डेविड था। इसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी, इसलिए माई पंखी इसे सुरीली कहती थी। रानी जी, गुड नाइट। अजरा ने बुलंद आवाज़ में सलाम किया और माई पंखी के घुटनों को हाथ लगाकर रिंकल के पास बैठ गई। सुरीली आज कुछ सुनाएगी? माई पंखी ने पूछा। रानी जी, आप जो कहेंगी सुना दूंगी, अजरा डेविड ने सादतमंदी से जवाब दिया। अच्छा, अभी ज़रा हाजिरी पूरी हो जाए,
फिर बताती हूँ क्या सुनाना है, माई पंखी ने कहा। माई पंखी ने इस पार्टी में शरीक होने वालों के अजीब व गरीब नाम रखे हुए थे। ये मजलिस हर माह अमावस की रात को मुनक्किद होती थी। यहाँ आने वाले ज़्यादातर काले जादू के माहिर थे। ये हर माह यहाँ आकर अपने अपने तजर्बात बयान करते, माई पंखी से रहनुमाई हासिल करते। इनमें कुछ लोग नए खिलाड़ी भी होते थे। माई पंखी इनकी उंगली पकड़कर सियाह रास्ते पर चलना इन्हें सिखाती थी। यहाँ आने वालों में एक जोड़ा भी शामिल था। नाम तो इनका रिहाना और शाहिद था, लेकिन माई पंखी ने इनका नाम गिल्ली डंडा रखा हुआ था। रिहाना लंबे कद की थी जबकि शाहिद छोटे कद का था। इन दोनों ने लोगों के मसाइलों को हल करने के लिए एक आस्ताना बना रखा था, जहां वो बैठकर मजबूर इंसानों को लूटते थे। माई पंखी नीली नामी ख्वाजा सरा को आई उई कहती थी। इसके बारे में माई पंखी की राय थी कि अगर वो इसी तरह इस्तकामत से शैतानी अमल सीखता रहा तो बड़े बड़ों को पीछे छोड़ देगा। अब लोग तेजी से आ रहे थे। गिल्ली डंडा, आई उई, अंधेरी रात, छमक छल्लो और न जाने कौन कौन। यहाँ आने वालों पर कोई पाबंदी न थी। पुराने लोगों के साथ नए लोग भी आ जाते थे। देखते ही देखते मकरू चेहरों से पूरा सहन भर गया। माई पंखी ने दरवाज़ा बंद करने का हुक्म दिया। घुरू मल उठा। उसने दरवाज़ा बंद करके पत्थर लगा दिया और अपनी जगह आकर बैठ गया। माई पंखी के इशारे पर रिंकल उठी। उसने डोंगे में जल मसान भरा और अजरा डेविड के हाथों में दे दिया। अजरा ने वहां मौजूद हर शख्स को एक एक घूंट पिलाना शुरू किया। इस बदबूदार मशरूब का जो भी घूंट लेता उसके अंदर का शैतान जाग उठता। जल मसान के बाद एक एक करके अपने मसाइल, अपनी मुश्किलात इन पुख्ताकार शैतानों ने बयान करना शुरू की। माई पंखी ने हर एक को अपनी हिदायत और माहिराना मशवरों से नवाजना शुरू कर दिया। अभी ये शैतानी समावर अपने इख्तिताम पजीर होने वाला था कि किसी ने बड़े जोर से दरवाज़ा खटखटाया। माई पंखी ने चौंक कर दरवाजे की तरफ देखा। यह अजीब अंदाज की दस्तक थी। गली में शोर भी सुनाई दे रहा था और भगदड़ सी भी मची हुई थी। माई पंखी अभी अंदाज़ा ही लगा रही थी कि बाहर कौन है। इतने में आवाज़ आई, पुलिस आई है, दरवाज़ा खोलो। पुलिस? माई पंखी ने हैरत से दोहराया। उसके वहमो गुमान में भी न था कि पुलिस उसके दरवाजे पर भी आ सकती है। रानी जी, पुलिस यहाँ क्या करने आई है? रिंकल और अजरा डेविड इसके करीब सिमट कर आ गईं। माई पंखी इस बात का जवाब देने के बजाय किसी कमांडर की तरह एक्शन में आ गई। उसने छत पर मौजूद अंजू की तरफ तवज्जो की और बगैर होंठ हिलाए हुक्म दिया, अंजू, इसे रोक। अंजू ये हुक्म सुनते ही फौरन खड़ी हो गई। उसने छत से दीवार की मुंडेर पर छलांग लगाई और वहां से जकंदे भरती दरवाजे की दीवार पर आई और इन पुलिस वालों पर छलांग लगा दी जो दरवाजे पर खड़े किवाड़ खोलने की कोशिश में मसरूफ थे। अंजू ने चश्मे ज़दन में इनके मुंह पर पंजा मारा और दूसरे की गुद्दी में खरोंचा लगाया। दोनों पुलिस वाले घबराकर पीछे हटे। इस नागहानी उस्ताद ने इन्हें हौला कर रख दिया। वो पीछे खड़े सिपाहियों पर गिरे तो सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श ने इन पर टार्च डाली और गुस्से में बोला, ओए क्या हुआ? साहब जी, किसी चीज़ ने पंजा मारा, एक सिपाही ने कहा। सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श ने जब टार्च की रोशनी में इन दोनों के चेहरों का मुआयना किया तो दोनों को जख्मी पाया। एक की गर्दन से कान तक खून छलक रहा था तो दूसरे के गाल पर खून की लकीरें मौजूद थीं। अंजू अपना काम करके जा चुकी थी। ओए तोड़ दरवाज़ा, दिलदार बख्श ने हुक्म दिया। माई पंखी को बस इतनी ही मोहलत दरकार थी। जब उसने दरवाजे को बुरी तरह हिलते हुए देखा तो दरवाजे की तरफ बढ़ी। इससे कबल कि वो खुद दरवाज़ा खोलती पत्थर सिरक चुका था। किवाड़ खुलते ही पुलिस वाले सैलाब के रेले की तरह अंदर आ गए। दरवाजे के सामने माई पंखी किसी मुजस्समे की तरह इस्तादा थी। घुप अंधेरे में माई पंखे के चेहरे पर रोशनी पड़ी तो चंद लम्हों के लिए दिलदार की समझ में नहीं आया कि इसके सामने कौन खड़ा है। काले लिबास में माई पंखी अंधेरे का हिस्सा थी। फिर इसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो सामने वाले को खौफ में मुब्तला कर देती थी। ओए रब-नवाज, देख कोई जाने न पाए, दिलदार ने चिल्लाकर कहा। सर जी, आप फिक्र न करें। रब नवाज अपने चेहरे पर होती जलन की परवाह न करते हुए आगे बढ़ा और दिलदार बख्श माई पंखी का जायजा लेने लगा। यह मकान ही कितना बड़ा था। 2-4 मिनट के बाद रब नवाज पूरे मकान की तलाशी लेकर आ गया और बोला, सर जी, घर में तो चिड़िया का बच्चा भी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? दिलदार बख्श ने माई पंखी की तरफ देखते हुए कहा। ओ काली माई, किधर गए ज्वारी? हमें पता चला है कि तू जुए का अड्डा चलाती है। ओ काका, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैं इस घर में अकेली रहती हूँ। तू ज़रा मेरी उम्र देख और अपना इल्ज़ाम देख। माई पंखी ने बड़ी बुर्दबारी से कहा। अच्छा? दिलदार बख्श ने एक मरतबा फिर इसका ऊपर से नीचे तक जायज़ा लिया। उसने बड़े मुजरिम देखे थे, लेकिन माई पंखी इसके गले से नहीं उतर रही थी। वो रब नवाज से मुखातिब हुआ।
تو ذرا کالی مائی کا دھیان رکھ، میں خود گھر کا جائزہ لیتا ہوں۔ دلدار بخش نے گھر کا چپا چپا دیکھا، لیکن گھر میں کوئی بندہ بشر تو دور کی بات ہے، کوئی مشکوک چیز بھی نہ ملی۔ رب نواز، تمہاری رپورٹ کچی نکلی، دلدار بخش نے مائی پنکھی کے سامنے کھڑے اپنے ماتحت رب نواز سے مخاطب ہو کر کہا۔ سر جی، میری رپورٹ پکی تھی، رب نواز نے پورے اعتماد سے کہا۔ یہاں مشکوک لوگوں کا آنا جانا ہے، چلو پھر اٹھاؤ اس مائی کو، تھانے لے چلو، دلدار بخش نے حکم دیا اور باہر نکل گیا۔ چل مائی میرے ساتھ، رب نواز بولا۔ میرا قصور کیا ہے؟ مائی پنکھی نے پوچھا۔ اپنا قصور تو خود ہی بتائے گی، پتہ نہیں تجھے بڑھاپے میں کیا سوجی ہے۔ رب نواز نے اس کی کلائی پکڑی اور کھینچتا ہوا دروازے کی طرف لے چلا۔ کاکا میرا ہاتھ چھوڑ دے، مائی پنکھی نے کہا۔ دیکھ میری بات سن مائی، اب تیری بات تھانے چل کر ہی سنوں گا۔ رب نواز اس کی کلائی پکڑے دروازے تک لے آیا۔ ایک منٹ میری بات سن لے، مائی پنکھی نے اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کی۔ چل بول، کچھ پیسے دینے کی پیشکش کرنا چاہتی ہے کہ تو؟ رب نواز ہنس کر بولا۔ نہیں، میں تجھے ایک ایسی بات بتانا چاہتی ہوں جسے سن کر تیری سٹی گم ہو جائے گی۔ تیری رپورٹ تو کچی نکلی، اب تو مجھ سے اپنے بارے میں پکی رپورٹ سن۔ مائی پنکھی نے یہ بات کچھ اس انداز میں کہی کہ دلدار بخش گاڑی میں بیٹھتا بیٹھتا رک گیا، واپس پلٹ آیا۔ ہیں مائی، تو پولیس والوں کی بھی باپ نکلی؟ رب نواز، اس کی رپورٹ تو سن، اگر پکی نکلے تو اسے اپنی مخبر بنا لینا۔ دلدار بخش تفریحی موڈ میں آ گیا۔ ٹھیک ہے سر جی، رب نواز نے کہا، پھر مائی پنکھی سے مخاطب ہوا۔ چل مائی، اپنی رپورٹ پیش کر، پہلے میرا ہاتھ چھوڑ، مائی پنکھی نے کہا۔ یہ لے۔ رب نواز نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ بھاگنے کی کوشش مت کرنا۔ میں بڑھیا کہاں بھاگوں گی، یہ میری بھاگنے کی عمر ہے کیا؟ مائی پنکھی بولی۔ اچھا مائی، ہمارا وقت ضائع نہ کر، جو بولنا ہے جلد بول لے، دلدار بخش نے مداخلت کی۔ تمہاری 2 بیویاں ہیں؟ مائی پنکھی نے رب نواز سے پوچھا۔ ہاں ہیں تو، اس بارے میں ساری دنیا جانتی ہے، رب نواز نے اپنی مونچھوں پر تاؤ دیتے ہوئے کہا۔ کاکا، کیا تو اپنی چھوٹی بیوی کے بارے میں کچھ جانتا ہے؟ ہاں میں سب کچھ جانتا ہوں، میری بیوی ہے وہ، رب نواز نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ تیری چھوٹی بیوی کے بارے میں، رب نواز نے کسی قدر تلخی سے کہا۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر وہ کہنا کیا چاہ رہی ہے۔ میری چھوٹی بیوی کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں، کیا وہ ان سب کے سامنے بتا دوں یا اکیلے میں؟ مائی پنکھی نے سوال کیا۔ نہ ایسی کیا بات ہے، تو سب کے سامنے بول، رب نواز نے متفکر لہجے میں جواب دیا۔ کاکا پھر سن، تیری بیوی کا نام تبسم ہے، تو نے اسے دھرم پورے میں رکھا ہوا ہے، شادی کو 1 سال ہوا ہے، وہ تنہا رہتی ہے، شادی کی ہے اس کی تو نے اپنے ساتھ، تنہائی اس کے لیے زہر ہے، اس کے اندر آگ بھری ہے، بعض عورتیں صرف شریر ہوتی ہیں اور کچھ نہیں ہوتی، جا کر دیکھ وہ کیا کر رہی ہے اس وقت۔ اب کیا پڑوس میں رہنے والے اس لڑکے کا نام بھی بتانا پڑے گا مجھے؟ چل بتائے دیتی ہوں، فیاض نام ہے اس کا۔ مائی پنکھی اتنا کہہ کر خاموش ہو گئی۔ اس کے اس انکشاف نے ASI رب نواز کے تن بدن میں آگ لگا دی۔ اتنے لوگوں کے سامنے اس کی سخت توہین ہوئی تھی۔ وہ بھننا کے بولا، سر جی آپ اس بڑھیا کو لے کر تھانے لے چلیں، میں ذرا گھر کا چکر لگا کر آتا ہوں، اگر اس کی رپورٹ کچی نکلی تو پھر میں تھانے میں آ کر اس کا گلا دبا دوں گا۔ اوئے رب نواز، تم کس کے چکر میں آ رہے ہو؟ یہ بڑھیا مجھے 1 نمبر کی چلتر لگتی ہے، دلدار بخش نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، لیکن وہ سمجھا نہیں، سمجھ بھی نہیں سکتا تھا۔ مائی پنکھی نے جو باتیں کی تھیں وہ 100% صحیح تھیں، بس اب اس کی آخری بات کی تصدیق باقی تھی، لہٰذا وہ رکا نہیں، اس نے موٹر سائیکل دبائی اور تفتیش پر نکل گیا۔ چل مائی، دلدار بخش نے رب نواز کے جانے کے بعد کہا، تو نے خود کو مشکل میں ڈال لیا ہے۔ مائی پنکھی نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چل دی۔ دلدار بخش کو اس بڑھیا نے مخمصے میں ڈال دیا تھا۔ رب نواز کی رپورٹ کے مطابق مائی پنکھی کے گھر میں 20-25 آدمی موجود ہونے چاہیے تھے، لیکن یہاں سے چڑیا کا بچہ بھی برآمد نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ اس گھر میں موجود تھے تو وہ کہاں غائب ہو گئے، یا پھر رپورٹ غلط تھی، لیکن رب نواز اپنی رپورٹ پر مصر تھا کہ پکی ہے۔ تھانے پہنچ کر دلدار بخش نے اسے 2 سپاہیوں کی تحویل میں دیا کہ اسے کمرے میں بٹھائیں اور نگرانی رکھیں۔ پھر وہ اپنا کام نپٹا کر اس کے کمرے میں آیا جہاں مائی پنکھی بیٹھی تھی۔ کمرے کی روشنی میں دلدار نے مائی پنکھی کو اوپر سے نیچے تک بغور دیکھا۔ مائی پنکھی کے چہرے پر اسے کوئی گھبراہٹ یا پریشانی نظر نہیں آئی۔ وہ اس سے کوئی سوال کرنے والا تھا کہ مائی پنکھی نے پہل کر دی۔ وہ بولی، کاکا تو مجھے یہاں کیوں لایا ہے؟ ہمیں تیرے خلاف رپورٹ ملی تھی، میں تجھے بتا چکا ہوں کہ تیرے گھر میں مشکوک لوگوں کا آنا جانا ہے، اس وقت بھی آدمیوں کی موجودگی کی مخبری ہوئی تھی، کیا وہ لوگ ہمارے آنے سے پہلے جا چکے تھے؟ کیا تجھے پولیس کی آمد کی اطلاع مل گئی تھی؟ دلدار بخش نے سوال کیا۔ کاکا، تیرے لوگوں نے
खुद तो पूरा घर छान मारा, मेरे घर में कोई होता तो मिलता ना। माई पंखी ने इसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब दिया। माई तू इस तरह नहीं उगलेगी, रब नवाज आ जाए ज़रा, फिर तुझे सीधा करता हूँ, दिलदार गुस्से से बोला। हाँ हाँ, कल्ले इंतज़ार में बैठी हूँ, जब वो आएगा तो तू मुझे छोड़ने या उसे हथकड़ी डालने पर मजबूर हो जाएगा, माई यकीन ने पूरे यकीन से कहा। दिलदार ने उसे सख्त नज़रों से देखा। ज़्यादा बकवास न कर, मुझे तू कोई पागल औरत मालूम होती है। रब नवाज ने खामा मेरा वक्त ज़ाया किया, ये कहकर वो खड़ा हो गया। फिर उसने सिपाहियों को हुक्म दिया कि बुढ़िया को लॉकअप में डाल दो और ख़ुद अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। इसे शिद्दत से रब नवाज का इंतज़ार था। 4 बजे के करीब रब नवाज थाने की हुदूद में दाखिल हुआ। इसने मोटरसाइकिल दीवार के साथ खड़ी की और फिर मरे मरे कदमों से चलता दिलदार बख्श के कमरे में दाखिल हुआ। हाँ रब नवाज, क्या हुआ? दिलदार ने बेकरार होकर पूछा। बहुत कुछ हो गया सर जी, रब नवाज ने इंतहाई दुख से कहा। क्या मतलब? तेरी तबीयत तो ठीक है? रब नवाज ने कंधे से रिवाइवल उतारकर कमर से अपनी पेटी निकाली। पेटी और रिवाइवल ने उसने दिलदार बख्श की मेज़ पर रखा और बोला, खेल ख़त्म हो गया। वो माई बिल्कुल सच्ची निकली, बड़ी पक्की रिपोर्ट दी उसने। हुआ क्या? कुछ बोल तो, दिलदार बख्श परेशान होकर बोला। सर जी, मैं दोनों को मार के आ रहा हूँ, रब नवाज ने शिद्दत गम से कहा। आप मुझे गिरफ्तार कर लें, हथकड़ी डाल दें मेरे हाथों में, मैंने एक नहीं 2 खून किए हैं। सर जी, मेरी बीवी बेवफा निकली। मैं जब घर में कूदा तो वो दोनों वहाँ बेखबर सो रहे थे, मैंने सोते में ही दोनों को गोली मार दी। ये तूने क्या किया रब नवाज? क्या तू जानता नहीं कि फांसी चढ़ जाएगा? जानता हूँ सर जी, अच्छी तरह जानता हूँ, पर क्या करूँ, इन्हें देखते ही मेरे दिमाग में आग लग गई। मेरी बीवी पड़ोस के लड़के फयाज की गर्दन में बाहें डाले सो रही थी। सर जी, उन्हें देखकर मैं कैसे गोली न मारता? रब नवाज गुस्से से काँप रहा था। रब नवाज, तूने वारदात कर दी थी तो फिर पलटकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। अपनी पेटी और रिवाल्वर उठा और जा, निकल जा, दिलदार बख्श ने मशवरा दिया। आपको शुक्रिया सर जी, रब नवाज एहसानमंदी से बोला, पर मैं भागूंगा नहीं, चाहे मुझे फांसी हो या उम्र कैद। इस बुढ़िया का क्या करूं? इसकी एक एक बात सच निकली। इसने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं तुम्हें हथकड़ियाँ लगाने और इसे छोड़ने पर मजबूर हो जाऊंगा, दिलदार बख्श ने बताया। सर जी, इसे छोड़ दें, वो तो कोई बहुत पहुंची हुई चीज़ मालूम होती है। मेरी समझ में अभी तक ये बात नहीं आई कि इसके घर में मौजूद आदमी कहाँ गायब हो गए, या फिर तुम्हारे मुखबिर की इतला गलत थी। दिलदार बख्श की सुई गायब होने वाले आदमियों पर अटकी हुई थी। इतला तो ठीक थी, रब नवाज बोला। तो फिर इस बुढ़िया को 2-3 दिन हवालात में रखते हैं और दिन की रोशनी में घर का जायज़ा लेते हैं। मुझे लगता है कि इसके घर में कोई खुफिया रास्ता है। हमारे वहाँ पहुँचते ही इसने खुफिया रास्ते से इन्हें बाहर कर दिया, दिलदार बख्श ने कहा। मेरी माँ ने तो इसे छोड़ दें, एक मरतबा फिर इसकी निगरानी कराएं, सही रिपोर्ट पर छापा मारें। रब नवाज ने इसे समझाने की कोशिश की। वो बुढ़िया मुझे ख़तरनाक लगती है, इसके पास ज़रूर काला इल्म है, इसने मेरे बारे में जो बताया वो सब सच बताया। नहीं रब नवाज, में से नहीं छोड़ूंगा, मैं देखता हूँ इस जादूगरनी को, दिलदार बख्श ने फैसला कुन अंदाज में कहा। लेकिन दिलदार बख्श अपने फैसले पर कायम न रह सका। सुबह होने तक थाने में ऐसे हंगामी हालात पैदा हो गए कि किसी की समझ में न आया कि आखिर ये हुआ क्या है। माई पंखी हवालात में बंद थी। इस वक्त इसके अलावा कोई और अंदर न था। माई पंखी फर्श पर लेटी हुई थी। उसने अपना एक हाथ आंखों पर रखा हुआ था और बाहर एक सिपाही पहरे पर था। उजाला फैलते ही कौओं की चीखने की आवाज़ें आने लगीं। फिर 2-3 कौवे काँय काँय करते राहदारी में आते और उड़ते हुए कमरा हवालात में दाखिल हो गए, जहां माई पंखी बंद थी। अभी 5-7 मिनट गुजरे होंगे कि पूरा इलाका कौओं से भर गया। माई पंखी आंखों पर हाथ रखे आराम से लेटी थी, जबकि कौवे इसके ऊपर भी मौजूद थे। सिपाही परेशान होकर दिलदार बख्श के कमरे में पहुंचा और घबराकर बोला, सर जी, हवालात में बेशुमार कौवे भरे हुए हैं और वो बुढ़िया आराम से लेटी है, पता नहीं कहीं मर तो नहीं गई। दिलदार बख्श सिपाही के साथ बाहर निकला तो थाने की फिजा ही बदल चुकी थी। पूरे थाने में कौवे भरे हुए थे और इनकी काँय काँय के अलावा कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। दिलदार बख्श सर पर हाथ रखे खुद को बचाता लॉकअप तक आया। माई पंखी बड़े आराम से अभी तक आंखों पर हाथ रखे लेटी थी। कौवे इसके पूरे बदन पर उड़ते फिर रहे थे। ओए, ये मर तो नहीं गई? दिलदार बख्श ने माई पंखी पर नजर डालते हुए कहा। ताला खोल। सिपाही ने हवालात का ताला खोला। दरवाज़ा खुलते ही कौओं ने चीख चीख कर पूरे थाने को सर पर उठा लिया। वो इधर से उधर उड़ते फिर रहे थे। दिलदार बख्श हाथ में मौजूद रोल घुमाता हुआ पहुंचा और चीख कर बोला, ओ माई उठ। माई पंखी ने अचानक अपनी आंखों से हाथ उठाया और इस तरह उठकर बैठ गई जैसे वो इसकी आमद की मुंतज़िर थी। इसने अपनी सुर्ख आंखों से दिलदार बख्श को देखा और उठकर खड़ी हो गई। ये क्या मुसीबत है? ये कौवे कहाँ से आ गए? दिलदार बख्श चीख कर बोला।
काका मुझे क्या मालूम, तो इनसे पूछ ले। माई पंखी ने हवालात के दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाते हुए कहा। क्या मैं अब जाऊं? हाँ माई तू जा, लेकिन पहले इनसे हमें निजात दिला। दिलदार बख्श ने कौओं से अपना बचाव करते हुए कहा। अच्छा। माई पंखी ने राहदारी में खड़े होकर ऊपर की तरफ देखा और बोली, बस बग्गा इन्हें ले जा। माई पंखी के इतना कहने के बाद मुश्किल से 2-3 मिनट लगे होंगे कि थाने की फिजा एकदम साफ हो गई। वहां कोई कौवा रहा, न कोई कब्बे का बच्चा। कौओं के फिजा में मादूम होने के बाद दिलदार बख्श ने एक गहरी सांस ली और माई पंखी को गहरी नजर से देखा और बोला, तू कोई जादूगरनी है क्या? तूने फिर इल्जाम लगाया मुझ पर? माई पंखी ने इसे खशमगी नजरों से देखते हुए कहा। चल मुझे घर छोड़कर आ। दिलदार बख्श अंदर से इतना खौफजदा हो गया कि अब इसमें हिम्मत ना थी कि इसे रोक लेता। वो बनफ्से नफीस इसे इसके घर छोड़कर आया और ऐसा पहली बार हुआ था कि पुलिस ने किसी मुलजिम को बाइज्जत तरीके से घर पहुंचाया हो। बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। माई पंखी पुलिस वैन से उतरी तो गली के लोगों ने हैरत से देखा, लेकिन किसी में हिम्मत न थी कि कोई उससे सवाल करता। सब इंस्पेक्टर दिलदार बख्श के साथ घर के अंदर आया। पूरे सहन में नीम की जर्द पत्तियां बिखरी हुई थी। नीम के दरख्त पर बैठे कब्बे काएं काएं कर रहे थे। कब्बों की आवाज सुनकर दिलदार बख्श की आंखों के सामने थाने का मंजर घूम गया। उसने घबराकर माई पंखी को देखा। वो पूरे इत्मीनान से सहन में पड़ी चारपाई पर बैठ चुकी थी। उसके चेहरे पर किसी किस्म का कोई तासुर न था। इसे इस बात का भी एहसास न था कि इसके साथ दिलदार बख्श आया है और वो पुरतजस्सुस नजरों से सहन का जायजा ले रहा है। फिर इसने एक नज़र बावर्ची खाने में झांका। बावर्ची खाने के मुकाबिल आखिरी सिरे पर बने गुसल खाने और बैतुल खुला को भी अंदर से देखा। फिर वो अंदर चला गया, कमरों का अच्छी तरह जायजा लिया। बिल आखिर वो इस नतीजे पर पहुंचा कि इस घर में बाहर जाने का रास्ता एक ही है। अभी तक इसका जहन इस गुत्थी को सुलझाने में मुनहमिक था कि छापे के वक्त इस घर में 20 से 25 मर्द और औरतें मौजूद थीं। वह आखिर किस रास्ते से फरार हुए, ये बात उसके दिमाग में किसी कील की तरह गड़ गई थी। काका तू कुछ परेशान है? माई पंखी ने इसके चेहरे पर नजरें गाड़ कर कहा। हाँ, अगर तू ये बात मुझे बता दे कि इस घर में मौजूद बंदे बंदियां किस तरह बाहर गए तो मैं तुझे भूल जाऊंगा। दिलदार बख्श ने मफाहिमाना अंदाज में कहा। बता दूंगी काका, परेशान क्यों होता है? तू मुझे भूल जाना चाहता है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तू मुझे भूले। आते जाते रहना। माई पंखी चरपाई से उठी और दरवाजे की तरफ बढ़ी। दिलदार बख्श को ये बात समझने में देर न लगी कि वो क्या चाहती है। वो तेजी से दरवाजे की तरफ बढ़ा और बाहर निकलते हुए बोला, माई मैं फिर आऊँगा। माई पंखी ने कोई जवाब न दिया। अपनी चमकीली आंखों से इसे एक नज़र देखा और दो किवाड़ों को बंद करके पत्थर लगा दिया। दरवाजे से पलटते ही एकदम इसे भूख का एहसास हुआ। वो मिट्टी की हंडिया उठाकर बाहर लाई। नलके के नीचे रखकर उसने महज पानी से खंगाला, फिर इसमें पानी भर दिया और बर्जे खाने में पहुंचकर चूल्हे पर रख दिया। कुछ डब्बों से इसने थोड़ी थोड़ी कई चीज़ें निकालकर हंडिया में डाली और चूल्हा जला दिया और पीढ़ी पर बैठ गई। अंजो, इसने पीढ़ी पर बैठते बैठते आवाज़ लगाई। वो चाहती थी कि अंजो जल्द कौवा पकड़ कर लाए। इसकी भूख आखिरी हदों को छू रही थी। कुछ लम्हे इंतजार करने के बाद उसने फिर आवाज़ लगाई, अंजो, लेकिन अंजो नहीं आई। ऐसा कभी नहीं हुआ था कि माई पंखी ने इसे आवाज़ दी हो और वो फौरन इसके सामने ना आई हो। माई पंखी घबराकर उठ खड़ी हुई। वो बावर्ची खाने से बाहर आई और उसने छत की तरफ देखते हुए जोर से आवाज़ दी, अंजो। अंजो घर में होती तो आती। गुलशन 13D के जिस मकान का डॉक्टर नौशाद ने पता बताया था, इस तक पहुंचना कोई मुश्किल न था। दिलदार ने बआसानी मतलूबा मकान को ढूंढ निकाला। दरवाजे पर डॉक्टर नौशाद की नेम प्लेट नस्ब थी। नाम के पास होम्योपैथी की डिग्री दर्ज थी। ये घर जिसमें अब डॉक्टर नौशाद कयाम पसीर था, चंद साल कब ये किसी बेवा औरत की मिल्कियत था। वो बेवा औरत डॉक्टर नौशाद की दूर की अजीज़ा थी। डॉक्टर ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से इसे राम किया और बहैसियत किराएदार इस मकान में रिहाइश पजीर हुआ। 1 साल के अरसे में वो बेवा चल बसी। इसका कोई वाली वारिस न था। डॉक्टर नौशाद पहले ही मकान पर काबिज था। इसके मरते ही जालसाजी से ये मकान अपने नाम करार लिया। इस तरह लाखों का मकान एक कोड़ी दिए बगैर ही उसका हो गया। डॉक्टर नौशाद जालसाजी का माहिर था। होम्योपैथी की डिग्री भी इसके पास जाली थी। उसने एक इदारे से खतों किताबत पर मबनी होम्योपैथी का कोर्स कर रखा था। घर पर ही उसने एक कोने में होम्योपैथी की दवाइयाँ रख छोड़ी थीं। इस घर में कोई मरीज आता था, न डॉक्टर किसी को कोई दवा देता था। इसकी आमदनी का जरिया क्या था, ये बात किसी को मालूम न थी। डॉक्टर नौशाद खुद भी अपने बारे में ये बात यकीन से नहीं कह सकता था कि उसका जरिया माश फला चीज़ है। वो वसी ताल्लुकात रखता था, चर्ब ज़बान और खुशामदी था। सामने वाले की ज़रूरत समझकर उसकी ज़रूरत पूरी करना उसकी ज़िंदगी का मकसद था।
इस हाजित रवाई के एवज अपना उल्लू सीधा करना इस शख्स को खूब आता था। किस बात को किस तरह पेश किया जा सकता है, इस आर्ट से वो अच्छी तरह वाकिफ था। अब उसने आबिर पर जाल डाला था। घंटी की आवाज़ सुनते ही वो बजाते खुद गेट पर आया। गेट खोला तो सामने आबिर खड़ा नजर आया। वो बड़े तपाक से इससे मिला, गले से लगाया और इसके बर वक्त पहुंचने की तारीफ की और इसका हाथ पकड़कर बड़ी अपनाइए से घर के अंदर लाया। अरे भाई चांदनी, देखो आबिर आए हैं, डॉक्टर नौशाद ने दूर ही से आवाज़ लगाई। चांदनी कहीं से निकलकर फौरन सामने आई। आबिर ने इसे देखकर सलाम किया और उसके आगे सर झुका दिया। चांदनी ने इसका सर पर हाथ रखने के बजाय कंधे पे हाथ रखा और मुस्कुराकर बोली, आबिर बड़े प्यारे लग रहे हो। शुक्रिया आंटी। आबिर अपनी वजीराई पर खुश हुआ। अरे लड़कियों, चलो बाहर आओ, देखो कौन आया है। कौन आया है अम्मी? सबसे पहले दौड़ती हुई शाइस्ता आई। ओ, आबिर भाई आए हैं। शाइस्ता के बाद एक एक करके सब लड़कियां बाहर आ गईं। नहीं आई तो मलका, जिसे देखने के लिए वो तड़प रहा था और जिससे मिलने की आरज़ू इसे यहाँ तक खींच लाई थी। अरे भाई, क्या आबिर मियाँ को बाहर ही खड़ा रखोगी? इन्हें बाहर ड्राइंग रूम में बिठाओ, अंदर ले जाकर, डॉक्टर नौशाद बोला। नहीं अब्बू, हम लाउंज में बैठेंगे, ड्राइंग रूम में तो गैरों को बिठाया जाता है, शाइस्ता ने बड़ी अपनाइए से कहा। अच्छा बेटी, जैसी तुम्हारी मर्जी, डॉक्टर नौशाद अंदर जाते हुए बोला। बाप के वहाँ से हटते ही शाइस्ता एंड कंपनी ने आबिर को अपने हिसार में ले लिया और इसे लेकर लाउंज की तरफ बढ़ी। जब ये लड़कियां उसे लिए लाउंज में दाखिल हुई तो सामने नजर पड़ते ही आबिर का दिल शिद्दत से धड़कने लगा। वो कयामत इसके सामने खड़ी थी। खुले बाल, मेकअप से आरी चेहरा, सादा से कपड़े, यूं लगता जैसे कुछ देर कब नहाकर निकली हो। वो सादा कपड़ों में बगैर मेकअप के भी जगमगा रही थी, जबकि दीगर बहनें शाइस्ता और फाखरा खूब बनी ठनी और जदीद तराश खराश कर लिबास जेबतन किए हुए थीं। इसके बावजूद इनके हुस्न के चांद बुझे हुए थे। आबिर खड़ी हुई कयामत की तरफ तेजी से बढ़ा। मलका पर इसकी निगाहें जमी थीं। इस वक्त इसके सिवाय इससे कुछ नजर नहीं आ रहा था। दरवाजे के करीब पहुंचकर ठहर गया। बात करने से ज्यादा वो इसे नजरों में भरने से दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन इतने ढेर सारे लोगों में इस पर नजर जमाना आसान न था। लिहाजा वो रस्मन बोला, कैसी है मलका? जी मैं ठीक हूँ, मलका ने धीरे से कहा। लो जी आपी, फाखरा शाइस्ता से मुखातिब होकर बोली। आबिर को अभी तक यही नहीं मालूम हुआ है कि मलका कैसी है। अरे जनाब, सब जानते हैं कि हम बहनों में वो सबसे अच्छी है। फाखरा शाइस्ता ने इसकी चुटकी लेने पर तिरछी नजरों से देखा। ओके आपी, फाखरा ने सर झुकाते हुए कहा। आबिर बेटा, बहुत अच्छा लगा कि तुम हमारे घर आए, चांदनी ने मुस्कुराते हुए इसे सोफे पर बैठने का इशारा किया। आंटी, मुझे खुद यहाँ आकर बेनता होशी हुई है, आबिर ने सोफे पर बैठते हुए कहा। और मुझे बड़ा रंज है कि इन लोगों ने आपको बुलाने में इतनी देर क्यों की, डॉक्टर नौशाद ने लाउंज में दाखिल होते हुए कहा। कोई बात नहीं अंकल, आबिर मलका की तरफ देखते हुए बोला। शाइस्ता, भाई को घर दिखाओ। चांदनी का लहजा मायना खीज था, जिसे शाइस्ता ने तो समझा, लेकिन आबिर की समझ में कुछ ना आया। आइए आबिर भाई, शाइस्ता ने आबिर को इशारा किया, हम आपको अपना गरीब खाना दिखाएं। आओ मलका। आबिर के लिए आखिरी बात बहुत अहम थी। वो फौरन उठ खड़ा हुआ। आबिर का ख्याल था कि बाकी बहनें भी इसके साथ निकलेंगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। शाइस्ता और मलका के सिवा कोई ना उठा। शाइस्ता ने सबसे पहले अपना कमरा दिखाया। इस कमरे में मलका भी इसके साथ रहती थी। ये दरमियाने साइज का अच्छा सजा सजाया कमरा था। आबिर भाई, ये है हमारा नशेमन, शाइस्ता ने हंसते हुए कहा। ज़बरदस्त, आबिर ने पुरजोश अंदाज में कहा। बैठें, मलका ने बेड की तरफ इशारा करते हुए कहा। बैठेंगे, पहले इन्हें पूरा घर दिखा दें, वरना अम्मी चीखेंगी, शाइस्ता ने कहा। इससे कबल के मलका कोई जवाब देती, शाइस्ता बोली, आबिर भाई बस कुछ ना पूछें, ये मोबाइल की दुश्मन है। अभी तक 4-5 मोबाइल गुम कर चुकी है या तोड़ चुकी है। अब्बू ने दुबई से एक आला मोबाइल इसको लाकर दिया है। कोई नहीं आपी, मलका ने एहतजाज तो किया, लेकिन इसमें जोर नहीं था। शाइस्ता भी जवाब देने की तैयारी में थी कि फाखरा अंदर दाखिल हुई और बोली, आपी अम्मी बुला रही हैं। अच्छा। शाइस्ता तीर की तरह कमरे से निकल गई। आबिर का ख्याल था कि शाइस्ता की जगह फाखरा ले लेगी, लेकिन ऐसा ना हुआ। फाखरा भी इसके साथ चली गई। ये एक ज़बरदस्त मौका था। मलका कमरे में तन्हा रह गई थी। पता नहीं ये मौका कस्दन अता किया गया था या फिर ऐसा गलती से हुआ था। जो भी था, इस अता से फ़ायदा उठाया जा सकता था। मलका, तुमसे बात करनी मुश्किल हो गई है, तुम्हारे पास मोबाइल होना चाहिए। अच्छा, मैं ले लूँगी, मलका ने लापरवाही से कहा। मलका, मैं तुम्हें देखे और तुमसे बात किए बिना नहीं रह सकता, आबिर ने बेताबाना लहजे में कहा। मुझे तुम्हारे बारे में क्या जानना चाहिए जो मैं नहीं जान सका, मुझे बताओ। इस दिन बात पूरी नहीं हो सकी थी। बात तो अब भी पूरी ना हो सकेगी।
बस कोई आया ही चाहता है। मलका ने दरवाजे की तरफ देखा। फिर हम कहाँ मिले और कैसे मिले? आबिर बोला। कॉलेज के गेट पर। मलका ने रास्ता दिखाया। आबिर ये सुनकर एकदम खुश हो गया। उसने फौरन कॉलेज का नाम और वक्त पूछ लिया। इससे कब्ल के दोनों में मजीद कोई बात होती, शाइस्ता और फाखरा दोनों बातें करती हुई अंदर आ गईं। अरे मलका, तुम यहीं बैठी हो? हम तो समझ रहे थे कि तुमने पूरा घर दिखा दिया होगा। नहीं आप ही, मैं आपका इंतजार कर रही थी। गुड गर्ल, फाखरा ने खुशी का इजहार किया। फिर तीनों ने उसे अपना घर दिखाया। आबिर को अब इस घर से कोई दिलचस्पी न थी। वो यहाँ मलका के लिए आया था, इसे देख लिया था, आइंदा मुलाकात की राह भी साफ हो गई थी। बहरहाल यहाँ आया था तो रस्म तो पूरी करनी ही थी। वो इनके साथ हंसी खुशी महवे खराम रहा। खूब सैर होकर खाना खाया, मज़े की कॉफ़ी पी और अपने घर की राह ली। वो देर गए घर पहुंचा। घंटी बजाने पर जिसने दरवाज़ा खोला, इसे देखकर वो एकदम सहम गया। ये तुम्हारे घर आने का वक्त है? अली निसार ने लहजा सख्त किए बिना कहा। जी अब्बू, देर हो गई। वैसे मैं अम्मी को बताकर गया था। आबिर ने नाज़नीन की तरफ मदद तलब नज़रों से देखा जो अली नासिर के पीछे खड़ी थी। तुम इस वक्त कहाँ से आ रहे हो? अली नासिर ने पूछा। अब्बू, एक दोस्त के पास से आ रहा हूँ, इसने खाने पर बुलाया था। मुझे ज़रा इसका नंबर देना। मैं इस वक्त रात के 2 बजे, खाने का कौन सा वक्त है? अली निसार के लहजे में अब गुस्सा दर आया। अच्छा, बात कर लीजिएगा। नाज़नीन ने मामला संजीदा होते देखकर मुदाखलत की। अब यह आपका ज़माना तो है नहीं कि अपने वक्त पर डिनर ख़त्म हो जाए। ये नई पौध है, इसे वक्त की कदर है न इदराक। आबिर, तुम आइंदा इतनी देर तक घर से बाहर नहीं रहोगे, सुन लिया तुमने? अपने मनहूस दोस्तों को भी ये बता देना। जी अम्मी, आबिर ने इंतहाई फरमाबरदारी से कहा और इस तरह नाज़नीन ने अपने तदब्बुर से आबिर के सर पर घूमती शामत को टाल दिया। लेकिन ये मसला या 2 दिन टलने वाला न था। अली निसार संजीदा हो चुके थे। वो आबिर को मजीद वक्त देना नहीं चाहते थे। इन्हें आबिर के लैलो नहार का बिल्कुल पता न था। बस वो इतना ही समझ रहे थे कि वो लाउबाली तबीयत का एक सुस्तुल वजूद लड़का है। जब तक इसके गिर्द घेरा तंग नहीं किया जाएगा, इसके सुधरने का इम्कान नहीं। यही वजह थी कि उन्होंने बराह रास्त बात पूछ शुरू कर दी थी। एक दिन आबिर ने मलका के बताए हुए वक्त पर कॉलेज का चक्कर लगाया। ये छुट्टी का वक्त था। लड़कियां तेजी से कॉलेज के गेट से बाहर आ रही थीं। आबिर वहां देर तक खड़ा रहा, लेकिन मलका से नजर न आई। शायद वो आज कॉलेज आई ही नहीं थी। इसने वहीं खड़े खड़े शाइस्ता को फ़ोन किया। इधर उधर की बातों के बाद मलका का जिक्र छेड़ा। शाइस्ता ने बताया कि आज वो कॉलेज नहीं गई, इसकी तबीयत ख़राब है। क्या हुआ? आबिर ने फिक्रमंदी से पूछा। अरे ऐसी कोई ख़ास बात नहीं, नज़ला वगैरह है। नज़ले में थोड़ा बहुत बुखार तो हो ही जाता है, शाइस्ता ने बेनियाजी से जवाब दिया। फिर अचानक जैसे उसे कुछ याद आया और वो बोली, हाँ वो आपके बारे में पूछ रहे थे अब्बू, शायद वो आपसे मिलना चाह रहे हैं। कोई ख़ास बात? आबिर की छठी हिस्स जागी। मुझे क्या पता, शाइस्ता ने कुछ इस अंदाज में कहा कि आबिर मशकूक हो गया। बताएं ना, आपको सब पता है। आबिर बोला। मुझे उन्होंने कुछ नहीं बताया, बस इतना ही कहा कि किसी दिन आबिर को चाय पर बुलाओ। शाइस्ता इतना कहकर हंसी। अच्छा ठीक है, बताएं कब आऊँ? एक काम है, नेक काम में भला देर किस बात की? आज ही शाम में आ जाएं। इस वक्त आप कहाँ हैं? जी घर पर हूँ। आबिर ने पूरी यकीन से झूठ बोला। यह आसानी मोबाइल फ़ोन की फराहम करदा थी। चलें फिर पक्का। शाम को आ रहे हैं आप? शाइस्ता ने कहा। ठीक है। आबिर ने फ़ौरन हामी भर ली। डॉक्टर नौशाद ने शाम को चाय पर बुलाकर आबिर से जो कुछ कहा वो इसके लिए इंतहाई खुशकिन था। लेकिन इसी रात खाने पर अली नासिर ने आबिर से जो कुछ कहा, इसे सुनकर आबिर की सिट्टी गुम हो गई। अंजू घर में नहीं थी। आखिर वो कहाँ गायब हो गई थी? माई पंखी ने पूरा घर छान मारा। घर था ही कितना बड़ा, 2 कमरे और 1 सहन। इसने एहतियातन गुसल खाने और बैतुल खला भी देख लिया। अंजू कहीं नहीं थी। अब माई पंखी को तशवीश हुई। उसने परेशानी में 2-3 चक्कर सहन के लगाए। सहन में नीम की जर्द पत्तियां फैली हुई थीं। उसने सहन के दरमियान रुककर नीम के पेड़ पर नजर डाली। गुस्से में कुछ बुड़बुड़ाई और यकदम जोर से चीखी, अंजू तू कहाँ मर गई? कोई जवाब न आया। वो बावर्ची खाने की तरफ बढ़ी। हंडिया के पानी में उबाल आ गया था। उसने लकड़ियां पीछे करके आग मद्धम की और एक जलती लकड़ी हाथ में पकड़कर सहन में आई। जलती लकड़ी से इसने मुसल्लस नुमा एक इसार खींचा, फिर चप्पल उतारकर इस इसार में बैठ गई। जलती लकड़ी अब भी इसके हाथ में थी। उसने मुंह ही मुंह में कुछ बुड़बुड़ाते हुए 3 बार लकड़ी जमीन पर दे मारी। इसी वक्त अंजू छत से नीचे कूदी और उसके सामने आकर बैठ गई। माई पंखी ने अंजू की लाल आंखों में नजरें गाड़ी। अंजू की आंखों में इसे जिस शख्स की तस्वीर नजर आई, इसे देखकर खुद माई पंखी की आंखों में खून उतर आया। जिस वक्त माई पंखी हवालात में एक हाथ आंखों पर रख के लेटी थी और कव्वे पूरे थाने में एक हंगामा किए हुए थे, तब वो यहाँ आया था।
وہ جادو ٹونے اور عملیات کا ماہر تھا۔ وہ باقاعدہ مائی پنکھی کا شاگرد نہ تھا، لیکن جب بھی اسے ضرورت ہوتی وہ مائی پنکھی سے مشورہ لینے آ جاتا تھا۔ بچپن میں چیچک نکلنے سے اس کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی تھی۔ وہ ایک آنکھ کا تھا اور اس ایک آنکھ میں دنیا بھر کا میل بھرا ہوا تھا۔ بے اولاد عورتوں کو اپنے جال میں پھنسا کر اپنا الو سیدھا کرتا، پھر ان مت ماری عورتوں کو ایسے عمل بتاتا کہ وہ دین کی رہتی نہ دنیا کی۔ وہ انتہائی شاطر شخص تھا، موقع پرست اور چکر باز۔ اس کا نام چکرم تھا۔ صبح جب وہ مائی پنکھی کے گھر پہنچا تو خلاف توقع مائی پنکھی کو غائب پایا۔ دروازہ کھلا تھا۔ دروازہ کھلا ہونا کوئی حیرت کی بات نہ تھی۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ گھر خالی پڑا تھا۔ چکرم مائی پنکھی سے ایک بے اولاد عورت کے سلسلے میں مشورہ کرنے آیا تھا۔ ایک عمل کے سلسلے میں اسے مائی پنکھی کی اجازت بھی درکار تھی۔ اس نے پورا گھر دیکھ لیا، مائی پنکھی گھر میں موجود نہ تھی۔ چکرم نے سوچا کہ شاید مائی پنکھی کہیں آس پاس گئی ہوگی، لہٰذا وہ اس کے انتظار میں چارپائی پر بیٹھ گیا۔ وقت گزاری کے لیے اس نے چرس بھری سگریٹ جیب سے نکالی اور سلگا کر گہرا کش لیا۔ تب اس کی نظر کالے منہ کی سفید بلی پر پڑی۔ وہ ابھی کمرے سے نکلی تھی۔ اس بلی کو چکرم نے ایک آدھ بار اس گھر میں دیکھا تھا، لیکن اسے یہ معلوم نہیں تھا کہ اس کا مائی پنکھی سے کوئی خاص تعلق ہے۔ اس نے اٹھ کر انجو کو غور سے دیکھا تو وہ ایک دم اسے انتہائی کام کی دکھائی دی۔ ایک عمل کے لیے اسے بلی کی ضرورت تھی۔ یہ بلی اسے خاص دکھائی دی تھی۔ وہ چارپائی کے نزدیک آ کر ایک پائے سے اپنا جسم رگڑنے لگی۔ چکرم کے شیطانی ذہن نے فوراً ایک منصوبہ ترتیب دے لیا۔ وہ تیزی سے گھر کی جانب بھاگا۔ قریب کی دکان سے اس نے دودھ کا پیکٹ خریدا اور گھر واپس آیا۔ سفید بلی چارپائی کے پائے سے لگی بیٹھی تھی۔ چکرم نے باورچی خانے سے ایک پیالہ اٹھایا، پیکٹ کھول کر دودھ پیالے میں ڈالا اور جیب سے ایک پڑیا نکال کر کھول کر اس کا پاؤڈر دودھ میں ملایا اور دودھ سے بھرا پیالہ سفید بلی کے سامنے رکھ دیا۔ دودھ دیکھ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی اور پھر تیزی سے دودھ میں منہ ڈال کر اسے پینے لگی۔ بلی کو دودھ پیتا دیکھ کر چکرم کی اکلوتی آنکھ میں نشہ بھر گیا۔ توقع کے مطابق سفید بلی دودھ پینے کے بعد 5 منٹ کے اندر بے ہوش ہو گئی۔ اب یہاں ٹھہرنا بیکار تھا۔ اس نے دودھ کا خالی پیالہ اٹھایا، اسے نلکا کھول کر پانی سے اچھی طرح دھویا، باورچی خانے میں اسی طرح رکھ دیا جس طرح رکھا تھا، اور دودھ کا خالی پیکٹ اٹھا کر باہر آ گیا۔ چکرم نے اپنے پاس موجود ایک کپڑے کے تھیلے میں بے ہوش پڑی بلی کو ڈالا، خالی پیکٹ بھی اسی میں رکھ دیا اور تھیلا اٹھا کر گھر سے چل دیا۔ چکرم نے اپنے جرم کا کوئی ثبوت پیچھے نہیں چھوڑا تھا۔ بلی بے ہوش تھی، اس لیے اس کے تھیلے سے باہر آنے کا کوئی امکان نہ تھا۔ گھر پہنچ کر اس نے تھیلا اپنے بیڈ پر رکھا اور پھر اسے اٹھا کر الٹ دیا۔ اس کا خیال تھا کہ بلی ابھی 10-15 منٹ میں ہوش میں آ جائے گی۔ ممکن ہے ایسا ہی ہوتا، لیکن اسی وقت مائی پنکھی نے اس کا نام لے کر پکارا، انجو! وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے چکرم کو دیکھا، غصے سے میاؤں کی آواز نکالی اور بیڈ سے نیچے چھلانگ لگانے کو تھی کہ چکرم کو چکر آ گیا۔ ایک قیمتی بلی ہاتھ سے نکلتے دیکھ کر اس نے لپک کر دروازہ بند کر دیا اور بلی کی طرف بڑھا۔ اس سے قبل کہ وہ بلی کو پکڑتا اس نے بیڈ سے چھلانگ لگائی۔ چکرم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا کہ وہ چھلانگ لگا کر کیا کرنے والی ہے۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اس کی پہنچ سے دور ہونے کے لیے الماری پر جست لگا کر خود کو محفوظ کر لے گی، لیکن اس نے ایک ایسا کام دکھایا کہ چکرم کے حواس باختہ ہو گئے۔ بلی نے چکرم کے چہرے کو نشانہ بنایا اور اس قدر پھرتی اور چابک دستی سے پنجہ مارا کہ اس کی آنکھ شدید لہولہان ہو گئی۔ وہ آنکھ پر ہاتھ رکھ کر بیڈ پر بیٹھا۔ اتنے میں سفید بلی کھڑکی پر چڑھی اور باہر کود گئی۔ یہ وہ وقت تھا جب مائی پنکھی نے کچھ پڑتے ہوئے جلتی لکڑی میں زمین پر پڑ کر ماری تھی۔ تب انجو چھت سے کود کر اس کے سامنے آ بیٹھی تھی۔ انجو کا ایک پنجہ خون آلود تھا اور آنکھوں میں چکرم کی تصویر نظر آ رہی تھی۔ مائی پنکھی کو معلوم ہو چکا تھا کہ انجو کو کس نے اغوا کیا تھا اور وہ اس کا کیا حشر کر کے آئی ہے۔ مائی پنکھی نے اسے پیار بھری نظروں سے دیکھا اور بولی، واہ ری انجو! تو نے کیا خوب کمال کر دیا۔ مائی پنکھی حصار سے نکل آئی اور چارپائی پر آ کر بیٹھ گئی۔ انجو اس کے قدموں میں لوٹنے لگی۔ انجو! میں بھوکی ہوں، مائی پنکھی نے چارپائی سے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر اس نے حصار میں موجود لکڑی اٹھائی، وہ بجھ چکی تھی۔ اس نے باورچی خانے میں پہنچ کر دوبارہ آگ بھڑکائی اور پیڑھی پر بیٹھ کر انجو کا انتظار کرنے لگی۔ کچھ دیر میں ہنڈیا میں موجود سیاہ محلول میں ابال آ گیا تھا اور انجو منہ میں کوا دبائے دروازے پر موجود تھی۔